रख कर सकता है तो इसका मतलब उसके लंग्स काफी अच्छे हैं। और ऐसे व्यक्ति को सीटी कराने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार एक सेकंड टेस्ट होता है जो हम 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। उसमें यह है कि वॉक सर अनम्यूट कर लीजिए आपका उधर से सर अनम्यूट कर लीजिए आपको। कर लिया। यस। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट में हम ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज शुरू वॉक करने के पहले हम पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं और उसके बाद नॉर्मल पेस पे 6 मिनट तक कमरे के अंदर ही वॉक करना रहता है। अगर इस 6 मिनट के बाद हम फिर से जब ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, वो सैचुरेशन अगर 3% से 4 या 4% से ज्यादा ड्रॉप होता है, एक 2% ही ड्रॉप हो रहा है, तो हमें इसका मतलब कि हमारा लंग बहुत अच्छा है। तो बेसिकली दिन में 2 बार कम से कम हमको ब्रेथ 6 मिनट वॉक टेस्ट करना चाहिए और हर 1-2 घंटे में ब्रेथ होल्डिंग वाला टेक्निक से अपने को लंग को चेक करते रहना चाहिए। अगर आपकी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है, मान लीजिए पहले दिन 15 सेकंड थी, फिर 16 सेकंड हुई, 18 सेकंड हुई, ऐसे करते अगर बढ़ते चले जा रही है तो हमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपका लंग जो है वीक नहीं है, वो काफी स्ट्रांग है और उसमें आपको सीटी कराने की आवश्यकता नहीं। इन 2 एक्सरसाइज के बेस पे हम क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारे लंग की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। और लंग कैपेसिटी हम जैसे जानते हैं कि इस कोविड के बीमारी में बेसिकली हमारा लंग को अफेक्ट करता है बीमारी। तो अगर हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो हमें घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कंडीशन में सीटी हमको तभी कराना है जब हमको अगर बहुत ज्यादा खांसी आ रही है या फीवर परसिस्ट कर रहा है या ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, इन कंडीशन में हमको सीटी कराना चाहिए। अब ये नॉर्मली कोविड के 7 से 10 दिन बाद व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसकी जो हम लोग यहाँ पे इंडिया में टेस्ट नहीं कराते, आईसीएमआर की गाइडलाइन नहीं है कि रिपीट टेस्ट करवाएं, लेकिन 10 दिन के बाद चूंकि वायरस का मल्टीप्लिकेशन होना बंद हो जाता है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि अब वायरस शरीर के अंदर नहीं है, तो हम नॉर्मली 10 दिन के बाद नॉर्मल एक्सरसाइज करना हम शुरू कर सकते हैं। पर उसमें भी जो है बेसिकली हर मरीज 3 कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। जो माइल्ड कैटेगरी का मरीज है, जिसमें मतलब बहुत कम लक्षण रहे हैं, वो 10 से 14 दिन के भीतर अपनी एक्सरसाइज रेगुलर चालू कर सकता है। जो थोड़ा मॉडरेट केस था, मतलब जिसका ऑक्सीजन लेवल करीबन 90 के आसपास रहा हुआ था बीमारी के दौरान या फीवर 100 के अंदर ही था, तो ऐसे लोगों की रूटीन एक्सरसाइज हम 3 हफ्ते के बाद चालू कर सकते हैं। और जो सीवियर कंडीशन वाला पेशेंट है, जिसको ऑक्सीजन लेवल बहुत 90 से नीचे था और उसको ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता पड़ी थी, ऐसे लोगों को एक्सरसाइज थोड़ा धीरे से चालू करनी चाहिए, थोड़ा समय लेके चालू करना चाहिए। रूटीन केस में हम लोग योगासन करा के हमारी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और इससे हमको एकदम से जो हम लोग रनर्स लोग हैं, खास करके हमने रनिंग कम्युनिटी वाले हैं, हम लोग चाहते हैं कि आज हमारा कोविड ठीक हुआ, कल से हम लोग बिल्कुल वापस दौड़ना चालू कर दें। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्तों को देखा जो कोविड हुआ था और 4-5वें दिन वो बाहर दौड़ना चालू कर रहे थे, जबकि ये एक्चुअली करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को मायोकार्डिटिस होने की संभावना होती है। एक ये मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये कि दिल की झिल्लियों का इन्फेक्शन होता है जो रनिंग के कोविड के बाद होने की संभावना होती है अपने को। तो जब एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं तो कुछ कंडीशन में हमको पहले हमको देखना चाहिए कि अगर फीवर है, खांसी है या चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो हम एक्सरसाइज ना करें। ऐसे कंडीशन में कुछ दिन वेट कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा जैसे नवीन भैया बोलते रहते हैं, लिसन टू योर बॉडी।
पोस्ट कोविड में भी ऐसा ही है, लिसन टू योर बॉडी। हमेशा आपकी अगर बॉडी परमिट करती है तभी आप एक्सरसाइज करिए, नहीं तो प्रॉपर रेस्ट आवश्यक है बिल्कुल। कुछ हफ्तों में आपकी बॉडी पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। अगर वर्कआउट शुरू करने के बाद अगर ऐसा लगता है कि हमारा थोड़ा सा चक्कर आ रहा है या सिर में कोई झंझनाहट टाइप की लग रही है, तो हमको या थकान लग रही है, तो एक्सरसाइज को तुरंत बंद कर देना चाहिए। एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो बेसिकली छोटे डिस्टेंसेस से चालू करें हमेशा। जितना आपकी बॉडी परमिट करती है उतना आप मान लीजिए 1 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, उसके बाद अगर थकान लग रही है तो उसके आगे ना बढ़े। ग्रेजुअली 10-15% डेली के हिसाब से अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी नॉर्मल रूटीन पे जो हम वापस आते हैं वो हमेशा डिपेंड करता है कि आपकी सीवियर कितनी थी कंडीशन। अगर आपकी सीवियरिटी कम थी तो आप जल्दी वापस आ सकते हो नॉर्मल रूटीन पे। सीवियरिटी ज्यादा थी तो आपको कुछ ज्यादा समय लग सकता है वापस आने पे। मेन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, सब्र रखना पड़ेगा इसमें। आप जितना आप सब्र रखेंगे आपकी बॉडी रिकवर होगी, उतना आप अच्छे से बाद में एक्सरसाइज कर पाएंगे। और इसको अगर चेक करना है कि हम रूटीन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कुछ सीढ़ियां चढ़ के और उतर के देखिए। अगर सीढ़ी चढ़ने और उतरने के बाद आपकी सांस फूलती है या थकान लगती है, तो इसका मतलब आपका शरीर अभी एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं है। ऐसे कंडीशन में अपन कुछ दिन रेस्ट करके या धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा के अगर रन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बेस्ट तरीका जो इसका होता है वो रन वॉक पैटर्न होता है। रन वॉक पैटर्न में जैसा ये मुझे मुरली भैया के द्वारा ही सिखाया गया था मुंबई में मैराथन के समय, कि आप रन वॉक पैटर्न करिएगा, जिसमें आप कुछ समय रनिंग करिए, फिर 200-300 मीटर वॉक करिए, फिर कुछ समय रनिंग करिए। ये ऐसा करके अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि 7 दिन पहले तक हमें कोई लक्षण नहीं रहा। किसी प्रकार का कोई लक्षण अगर पिछले 7 दिन में नहीं है तभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्सरसाइज को हम लोग बेसिकली 4 हिस्सों में बांटते हैं। जब भी हम कोई व्यक्ति पोस्ट कोविड में एक्सरसाइज शुरू करने का बोलता है तो मैं बेसिकली 4 फेज में उसको चालू करने बोलता हूँ। शुरुआत में सिर्फ लाइट एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। लाइट एरोबिक पे बोलने से सिर्फ हल्का वॉक कर लें, कुछ किलोमीटर, कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर, ऐसे कुछ दिन 2-4-10 दिन अगर हम सिर्फ वॉक कर लें। उसके बाद सेकंड फेज में हमेशा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जरूरी है। स्ट्रेंथ क्योंकि जब आपको कोविड हुआ था तो आपके मसल वीकनेस हो चुकी है। मसल वीकनेस होगी और आप सीधा अगर दौड़ने जाएंगे तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। इसलिए फर्स्ट फेज एरोबिक फेज के बाद सेकंड फेज जो है वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना जरूरी है। जब आप 1-8 हफ्ते की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के बाद ही आप जो है सस्टेन्ड एरोबिक एक्सरसाइज में जाइए। स्टेडी रन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि कुछ एक फिक्स किलोमीटर जो हम दौड़ने का काम करते हैं कि 4 किलोमीटर रोज दौड़ रहे हैं, 3 किलोमीटर रोज दौड़ रहे हैं या फिक्स स्पीड पे रोज दौड़ रहे हैं, ये हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के बाद थर्ड फेज में करना चाहिए हमें। और चौथा फेज में ही जाके हमको इंटरवल रन या टेम्पो रन पे जाना चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि हम आज कोविड से उठे और कल हम बिल्कुल सीधा टेम्पो रन पे कूद जाए। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी कोविड के बाद हमारे मसल वीकनेस के कारण से बॉडी तैयार नहीं है। और अगर बॉडी तैयार नहीं रहेगी तो हमें और ज्यादा दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पे चले जाएंगे। दूसरा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक समान, कोई हम एक फिक्स नहीं कर सकते कि फेज 1 को हम 7 दिन करें, फेज 2 हम अगले 7 दिन करें, ऐसा कोई फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है एथलीट की कंडीशन पे। अगर कोई बहुत अच्छा एथलीट है तो हो सकता है वो फेज 1 से फेज 2 में 3 दिन में चला जाए। पर अगर कोई एथलीट बहुत अच्छा नहीं है या उसको ज्यादा सीवियर कोविड हुआ है तो उसको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है किसी एक फेज 1 से फेज 2 में या फेज 2 से फेज 3 में जाने के लिए। इसलिए हमेशा अपने शरीर को सुनते हुए अपन
ग्रेजुअल प्रोसेस अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और हम हमेशा ज्यादा लंबे तक अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सके। एक्सरसाइज के दौरान सबसे मेन रिस्क जो हमारा होता है वो मायोकार्डिटिस का ही होता है, जिसमें बेसिकली हमारे हार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है ब्लड क्लॉटिंग के कारण से। और ये रनिंग के को पोस्ट कोविड में अगर जल्दी से हम लोग रनिंग या ज्यादा तेज एक्सरसाइज करना चालू करते हैं तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए हमेशा ग्रेजुअल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप एक डायरी मेंटेन करें और उसमें डेली नोट करते जाएं कि कल आज जो हमने किया कल उससे थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़े, परसों और थोड़ा सा आगे ज्यादा बढ़े। ऐसा करके हम अगर कोई डायरी मेंटेन करें, प्लस नेक्स्ट चीज होती है ग्रेजुएटेड अप्रोच। पहले सिंपल वाली एक्सरसाइज को पहले करें, जैसे सिर्फ वॉक कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा दौड़ना चालू किए, थोड़ा उसके बाद हम लोग ज्यादा जब वेट शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में थोड़े लाइट वेट 1 kg 2 kg चालू करें और धीरे धीरे ग्रेजुअल उस पर 15-20 किलो पे जाए। नहीं तो प्रतीक भैया टाइप का सीधा 20 किलो उठाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और डाइट इसके एक्सरसाइज के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर स्लीप, मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है। प्रॉपर डाइट और हाइड्रेशन, 3 से 4 लीटर पानी हम पोस्ट कोविड में भी जरूर पिए। और प्रॉपर डाइट का हम अगर ख्याल रखेंगे तो हमें जो मसल वीकनेस वगैरह हुई है उससे रिकवरी होने में और हमें एक्सरसाइज को शुरू करने में ज्यादा फायदा मिलेगा। एक्सरसाइज के बाद अगर मैं जाऊंगा डाइट वाले पोर्शन में, बेसिकली डाइट का एक बहुत मेन रोल रहता है इम्यूनिटी बूस्टिंग में। अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी तो हमें कोविड या अन्य बीमारियों से हम लोग बचे रहेंगे। और ये ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऐसा डाइट फूड ऐसा नहीं मिलता कि जो हमने आज खाना चालू किया और कल से हमारी इम्यूनिटी एकदम से बढ़ जाएगी। इसमें हमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अभी से अगर हम अपनी आदतों को सुधारेंगे और अच्छे इम्यूनिटी बूस्टिंग वाले चीजें खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर रहेगी और आगे कोविड के अलावा दूसरे इन्फेक्शन से भी हम बचते रहेंगे। डाइट को बेसिकली हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में हमारा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और माइक्रो में विटामिन और मल्टी मिनरल्स वगैरह आते हैं। प्रोटीन आप सबको मालूम है 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से लेना है, 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से लेना है, ये सभी को मालूम है। लेकिन क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी प्रोटीन की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन खाएंगे तभी हमारी इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर वाली रहेगी। अच्छे प्रोटीन के लिए हमको पल्सेस हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, नट्स, ऑयल सीड्स, नॉन वेज वालों के लिए फिश, लीन मीट या एग, ये सब चीजें जो है अच्छे प्रोटीन के लिए जरूरी होती हैं। फैट्स जितना कम से कम हो सके उतना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फैट अगर ज्यादा होगा तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी या हार्ट डिजीज होने की प्रॉब्लम रहेगी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें इम्यूनिटी के लिए एनर्जी के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी वगैरह भी चाहिए तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अगर हम जाएं तो विटामिन ए, विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए जो है, जितनी कलरफुल सब्जियां और फ्रूट होते हैं उस सब में विटामिन ए होते हैं, और जितने कलरफुल रहेंगे उतनी ज्यादा विटामिन वाले, जैसे कैरेट्स हैं, पंपकिन है, डार्क ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल्स हैं, इन सब में विटामिन ए की भरपूर मात्रा में रहता है। इनको हम जितना ज्यादा खाएंगे हमें उतना ज्यादा बेहतर फायदा मिलेगा। मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, लीवर, चिकन, ये सब विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। विटामिन ए के बाद अगर हमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है वो विटामिन सी। इससे न सिर्फ इम्यूनिटी अच्छी होती है पर ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। तो हम लोग जितने लोग दौड़ते हैं उन लोग को ऐसा लगता है कि हमारी स्किन बहुत अच्छी
ग्लो कर रही है रनिंग वनिंग के बाद में, तो अगर विटामिन सी से भरपूर चीजें लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें ज्यादा लेंगे, तो भी हमारी स्किन वगैरह अच्छे से ग्लो करेगी। और इनके लिए इम्पोर्टेंट इन जो रिच सोर्सेस वाले हैं, लेमन है, आंवला, मौसम्बी, ऑरेंज, कैप्सिकम, ये सब चीजें जो है अच्छे विटामिन सी के सोर्सेस हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए एग्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस, ये सब चीजें हैं। 3 से 4 लीटर पानी रोजाना बहुत जरूरी है। 3 से 4 लीटर पानी में ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पानी पिए, हर्बल टी अगर हम ले रहे हैं वो भी पानी के का रिप्लेसमेंट है। जूसेस अगर ले रहे हैं, हल्दी वाला दूध ले रहे हैं, ये भी हमारे इसके रिप्लेसमेंट है। सॉल्ट जितना कम रहेगा हमारे भोजन में, उतना इस बीमारी से लड़ने में हमको फायदा मिलेगा। प्लस शुगर जितना कम रखेंगे, उतना हमको इस बीमारी से लड़ने में फायदा मिलेगा। खाना जितना लाइट रहेगा, मतलब उतना हमारा डाइजेशन बेहतर रहेगा, और डाइजेशन बेहतर होगा तो हमको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अच्छे से मिलेंगे हमको। और मेन अगर इस बीमारी से लड़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है इस बीमारी के, अगर शुरू से अगर आप कोविड हो गया और डरने वाले लग जाएंगे, तो ये हमेशा आपको निगेटिव ही जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस बीमारी से लड़ेंगे तो हमेशा व्यक्ति ठीक होके ही निकलेगा। तो अगर आप एक डाइट प्लान टाइप का अगर बोलेंगे कि हमको मतलब ड्यूरिंग कोविड या पोस्ट कोविड, अगर हम डाइट प्लान के रूप में एक मैं अगर आपको बताऊंगा, तो सुबह उठते साथ अपने को नींबू पानी लेना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि सुबह उठते साथ काढ़ा पीते हैं। सुबह उठते साथ काढ़ा हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रात भर आपका एम्प्टी स्टमक रहे हैं, और काढ़े में बहुत ज्यादा मात्रा में अपन अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स डाल के रखते हैं, उनसे आपका एसिडिटी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, और कई लोगों को इस कारण से अल्सर भी हुए हैं। तो खाली पेट में काढ़ा कभी ना लें। सुबह उठते साथ आप नींबू पानी ले सकते हैं या कोई फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जैसे उपमा है, रवा इडली है, ऑमलेट है, या अगर कोई घर में खाना बना सकता है तो रोटी अगर ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, या ओट्स ले सकते हैं। एक जो मिड मॉर्निंग स्नैक होता है, मिड मॉर्निंग स्नैक के समय में आप काढ़ा लीजिए, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेकफास्ट ले चुके हैं, आपका पेट खाली नहीं है। तो मिड मॉर्निंग स्नैक के समय में काढ़ा लीजिए, और मिड मॉर्निंग में आप ड्राई फ्रूट्स या नॉर्मल फ्रूट्स भी ले सकते हैं। लंच तो लंच में सूप वाला पोर्शन जरूर ऐड करिए, क्योंकि जितने हम चाहे वो ब्रोकोली का सूप ले लें, चाहे हम टोमेटो सूप ले लें, चाहे स्पिनच का सूप ले लें, इन सब में बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमको इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और इस बीमारी से लड़ने में हमें बहुत सहायता करते हैं। और अगर घर में कोई ऐसा ज्यादा बनाने का इशू है, तो आप खिचड़ी सबसे बेस्ट चीज है, जो लाइट भी रहेगी, और आपको दाल चावल दोनों मिलने से आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलते रहेंगे। कई लोग को ये रहता है कि हम घर में कुछ बना नहीं पा रहे हैं, तो हम सिर्फ कोई मैगी खा सकते हैं क्या? आप बिल्कुल मैगी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैगी के साथ में अगर आप उसी में टमाटर या दूसरी सब्जियां मिला लेते हैं, तो वो आपको एक हेल्दी चीजें उसमें ऐड हो जा रही हैं, कि आपने ब्रोकोली डाल दी, कुछ हल्दी डाल दिया, कुछ आपने टमाटर डाल दिया, कुछ कच्ची सब्जियां डाल दी, तो हेल्दी जल्दी बनने के अलावा ये हेल्दी हो गया। अकेले अगर आप मैगी खाएंगे तो वो हेल्दी फूड नहीं है, लेकिन चूंकि आपने ये सब चीजें ऐड कर दी, तो वो एक हेल्दी फूड के रूप में बन गया। सेम चीज एग वालों के साथ है। कई लोग बोलते हैं कि मैं ब्रेड ऑमलेट खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता। माना कि ब्रेड अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ऑमलेट में आपने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दी, तो आपको एग से प्रोटीन मिल गया, और वेजिटेबल से बहुत सारी चीजें मिल गई। तो वो जो आपने
से ब्रेड के कारण से गड़बड़ हुआ था, ये बाकी चीजें ऐड करने से आपका न्यूट्रिएंट अच्छा न्यूट्रिशन हो गया। तो ये थोड़े से फास्ट फूड टाइप की चीजें हो जाती हैं, लेकिन इसमें हम कुछ जोड़ के कुछ चीजें ऐड करके इनका न्यूट्रिशन वैल्यू अपन सुधार सकते हैं। जितने प्रकार के सूप होते हैं, चाहे सिंपल ब्रोकोली का सूप ले लीजिए, चाहे टोमेटो सूप ले लीजिए, इनमें लाइकोपीन या ग्लूटाथायोन हम लोग बोलते हैं, दो चीजें हैं जो हमको इस बीमारी से लड़ने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ब्रोकोली लेंगे ना, तो ब्रोकोली ऐसे एक्चुअली राजनांदगांव में आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन अगर कहीं अवेलेबल हो तो ये लाइकोपीन और ग्लूटाथायोन से एकदम भरपूर मात्रा में इसमें रहती है, और ये हमारे जो लंग की इम्यूनिटी, लंग को इस बीमारी से लड़ने के लिए ज्यादा पावरफुल करता है, मदद करता है। तुरंत रखेगा ना कुछ बोल। इवनिंग स्नैक भी जरूरी है। कई लोग इस इवनिंग स्नैक में हम क्या खाएं बोलते हैं, तो फ्रूट्स के अलावा कई लोगों को चाहिए, तो जितने बॉइल्ड चने वाली चीजें हैं जिसमें अपने को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है, तो वो बॉइल्ड चने वाली चीजें हम इवनिंग स्नैक में लेना चाहिए। ये क्वांटिटी थोड़ी बहुत रखें तो इसमें प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा है, और हमें प्रोटीन हमको मेन इम्यूनिटी बिल्डिंग ब्लॉक है, और मेन जो हमको बीमारी से लड़ने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए रहता है वो प्रोटीन चाहिए रहता है। तो जितने भी प्रकार के चने हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। और कई लोग हम लोग होटल में जाते हैं, सबसे पहले मसाला पापड़ का ऑर्डर करते हैं, अतुल भाई, तो उसमें बेसिकली मसाला पापड़ में प्रॉब्लम नहीं है। मसाला पापड़ अगर आप ऑयल फ्री वाला जो करें, सेका हुए पापड़ के ऊपर आप मल्टीपल वेजिटेबल जो आप कट करके उसमें रखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तले हुए पापड़ में वो करते हो तो प्रॉब्लम वाली चीज हो जाती है। तो यू हैव टू बेसिकली चेंज उसका मोड जो है, खाने का मोड तरीका चेंज कर दीजिए। बाकी पापड़ में भरपूर मात्रा में दालें हैं, तो पूरा प्रोटीन आपको उसमें मिल रहा है। तो थोड़ा सा अपने को सिस्टम को चेंज करेंगे। डिनर में अपन इसमें भी फिर से सूप, और अगर कोई सिंगल पॉट वाली चीजें हो गई, सिंगल पॉट बोलने से आप सिर्फ वेज बिरयानी बना लीजिए, या मिक्स्ड वेजिटेबल पुलाव बना लीजिए, दाल चावल खा लीजिए। इसमें क्या आपको प्रोटीन भी मिलेगा और कार्ब्स भी मिलेंगे। मेरे सजेशन है कि कभी भी बिना डिनर खाए अपने को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आप रात में 8 घंटे की स्लीप की नींद ले रहे हैं, 8 घंटे खाली पेट रहेंगे, और सुबह उठ के अपने कोई एनर्जी नहीं रहेगी किसी भी बीमारी से लड़ने वगैरह के लिए। इसलिए डिनर कभी भी स्किप ना करें। डिनर में ये सब जो भी अपने पास अवेलेबल है, अगर ज्यादा कुछ बनाने की दिक्कत हो रही हो तो दाल चावल तो आसानी से हर घर में उपलब्ध हो जाता है, या खिचड़ी हर जगह में उपलब्ध हो जाती है। ये चीजें अपन खा के, या और कुछ नहीं है तो हॉट चॉकलेट तो कोई भी ले ही सकता है। तो चॉकलेट में प्रोटीन वाला पार्ट हो गया, आपके मिल्क से भी प्रोटीन हो गया, तो ये आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। दूध, कई लोगों को की ये धारणा रहती है कि दूध से मुझे कफ बनता है और वो दूध नहीं लेना चाहिए, दूध से बनी चीजें वो लोग नहीं लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कफ, जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है उनको दूध नहीं लेना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन अगर जिनको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी नहीं है वो आराम से दूध और दूध से बनी हुई चीजें ले सकते हैं। इनमें कहीं उन्हें कफ नहीं होगा, या कहीं उसमें ज्यादा हमको प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं रहेगी। मुरली भाई, मेरी तरफ से तो इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो जेठानी सर से, तो प्लीज उसमें रेज हैंड कर सकते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन होता है। या मुरली भैया डायरेक्ट पूछने बोल दो ना। मैं मुझे सबको अनम्यूट करना पड़ेगा, ऐसा अनम्यूट हो नहीं सकता। या तो खुद अनम्यूट कर लेंगे जिनको पूछना होगा। हाँ ठीक है, अतुल भैया पूछिए क्वेश्चन, अनम्यूट करिए। सर, पोस्ट कोविड जिसको कोविड हुआ है उसके
आफ्टर इफेक्ट्स भी कुछ है क्या, साइड इफेक्ट्स जो आगे जो होंगे शायद? सॉरी फिर से एक बार प्लीज। सर जिनको कोविड हुआ है उसको पोस्ट कोविड भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्या? Side जी effects. पोस्ट कोविड में आज की डेट में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड कफ वाला आ रहा है। बेसिकली कोविड के कारण से लंग में फाइब्रोसिस हो जा रही है, और लंग में फाइब्रोसिस होने के कारण से उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी कम हो चुकी है, तो ब्रीदिंग कैपेसिटी भी कम हो गई है, जिस कारण से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए सबसे मतलब मेडिसिन के अलावा अगर मैं सबसे आसान तरीका बोलूं तो फुग्गा फुलाओ घर में, बढ़िया एक फुग्गा सब आसानी से उपलब्ध है। फुग्गा फुलाइए और हवा निकालिए, फिर फुलाइए फिर निकालिए, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। या फिर स्ट्रॉ ले लीजिए, ग्लास में पानी डालिए और उसमें उसको फूंक मारते रहिए, उससे बुलबुले बनते रहें, बहुत अच्छा तरीका। और नहीं, अगर ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी नहीं लगती हैं तो सबसे बढ़िया एक रेस्पिरेटर मिलता है मार्केट में, आराम से 500-600 रुपए में अवेलेबल है। वो 3 बॉल्स हैं, उसके रेस्पिरेटर के अंदर में 3 बॉल रहती हैं। आपकी जिसकी कैपेसिटी एकदम कम होगी वो एक ही बॉल उठा पाएगा अपने फूंक मारने से, और धीरे धीरे अपने को ये देखना है कि तीनों बॉल को हम ऊपर लेवल तक उठा सकते हैं। अगर हमारे फूंक मारने से तीनों बॉल्स ऊपर लेवल तक उठ रही है, मतलब आपकी लंग की कैपेसिटी ठीक है। थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन सर मैं राहुल बोरा जी से ले रहा हूँ। राहुल बोरा प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपना। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर ये कोविड के ट्रीटमेंट में रेमडेसिविर, एस्ट्रॉइड, ये सब इंजेक्शन लगे हैं। अब मतलब ये सब चीजें सर, ट्रीटमेंट जो भी हुआ है, बट ये सब चीजें वापस टाइम रिकवरी हो जाती है ये सब चीजों की सर बॉडी में, या इसके साइड इफेक्ट कभी आएंगे या नहीं? स्टेरॉइड केस का साइड इफेक्ट तो उसी समय तत्काल होता है। स्टेरॉइड के कारण से कई लोगों को डायबिटीज होने की संभावना रहती है, उसी समय इन्फेक्शंस हो, सेकेंडरी इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं, क्योंकि वो एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, पर ये तात्कालिक रूप में होते हैं। लॉन्ग टर्म में इनका इफेक्ट, अगर बहुत ज्यादा दिन स्टेरॉइड लिया हो आपने तो बोन वीकनेस होने की संभावना होती है, पर अगर लॉन्ग टर्म पे नहीं लिया हुआ तो ऐसी कोई दिक्कत स्टेरॉइड से नहीं आती। रेमडेसिविर का भी जो साइड इफेक्ट है वो तत्काल होता है, और वो उसमें लिवर डैमेज और किडनी डैमेज होता है। इसीलिए बेसिकली जब हम रेमडेसिविर चालू करते हैं तो लिवर और किडनी के ब्लड लेवल्स देखने चाहिए कि उसमें डैमेज तो नहीं है, और तभी हमको स्टार्ट करना चाहिए। और अगर उनका एलएफटी और आरएफटी ठीक है तभी हमको बेसिकली ये रेमडेसिविर देना चाहिए। एक बार लग गया तो बहुत ज्यादा कोई लॉन्ग टर्म का साइड इफेक्ट अभी तक हमने सुना नहीं है रेमडेसिविर का। अगला क्वेश्चन अर्पित जैन। अर्पित प्लीज अनम्यूट योर लाइन। सर मेरा जी। क्वेश्चन ये था कि मतलब जिनको कोविड हो गया है उनको तो एक्सरसाइज धीरे से करना चाहिए, धीरे से स्टार्ट करना चाहिए, ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। जिनको कोविड जी। नहीं हुआ है, जो इन्फेक्ट नहीं हुए हाँ। हैं, वो क्या पहले जैसा ही कंटिन्यू करके रख सकते हैं कि या कुछ कम करना चाहिए, कैसा करना चाहिए सर? नहीं, अगर उनको कोविड नहीं हुआ है तो वो पहले जैसा ही कर सकते हैं, पर मैं अभी भी ग्रुप एक्टिविटीज अवॉइड करने के फेवर में रहता हूं, क्योंकि आपको कभी नहीं जी सर। मालूम कि जहां आप जिस ग्रुप में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें किसको सिम्टम्स हैं या कोई एसिम्टोमेटिक जो भी है, मतलब सिम्टम है कि नहीं आपको पता नहीं रहता। इसलिए मैं अभी भी ग्रुप एक्टिविटीज करने में के फेवर में नहीं रहता। एक्सरसाइज, अगर उसको कोविड नहीं हुआ तो आप एक्सरसाइज जरूर करिए, बिल्कुल। आपकी एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर ही होएगी उससे। और किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो तो इसमें रेज हैंड का ऑप्शन है। अगर रेज हैंड नहीं दिख रहा हो तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक नहीं सर 2 क्वेश्चन है जी। कि ऐसा सुनने में आया है कि रनिंग के समय में हमारी इम्यूनिटी कम होती है, व्हाइल रनिंग, ओनली व्हाइल रनिंग। और दूसरा क्वेश्चन ये मेरा कि
जिसका बीपी मान लो हाई है, टेम्पररी हाई हुआ है, तो क्या उसको रनिंग और वॉकिंग करना चाहिए? जो आपका पहला क्वेश्चन है वो तो मैंने जो लिटरेचर पढ़ा है वो रिवर्स है। हमारे हिसाब से रनर्स की इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए रनिंग करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में तो मैं बिल्कुल आपके से रिवर्स सोच रखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि रनिंग हाइपरटेंसिव में रनिंग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वॉक जितना ज्यादा हो सके उतना वॉक करिए। एक बार आपका अगर बीपी कंट्रोल में है मेडिसिन से, तब आप रनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीपी रनिंग वाले दिन बीपी रेज्ड है, तब आपको रनिंग नहीं करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन नीरज हरिहरनो। नवीन भैया, सॉरी नवीन भैया, प्लीज अनम्यूट योर लाइन। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग भैया। सर खुश नसीब है हम लोग जो आप राजनांदगांव में हो। अरे मेरे को तो मैं कई खुश लोग नसीब हूँ, आप लोग के साथ हूँ, सबके साथ हूँ। नहीं, जुगल भैया बता रहे थे 16 लोग कोविड हो गए थे, तो आपने सबकी मतलब बहुतों से सुना मैंने, आपने हर समय सबकी हेल्प की। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ना सैटरडे को 30 किलोमीटर दौड़ा था। ये कुछ दिन मतलब मेरे को संडे को 30 दौड़ा था, मंडे को रेस्ट किया, मंडे की रात के सोया, ट्यूसडे जब सुबह उठा रहा था मेरे को हल्की हरारत लग रही थी जी। तो उसके बाद ना फिर हमारे यहाँ सुमित को भी बुखार आया शाम के, उसने कोविड टेस्ट कराया, एंटीजन टेस्ट में उसका पॉजिटिव आया। फिर हम लोग पूरे घर वाले शाम के आरटीपीसीआर टेस्ट कराए, सबका नेगेटिव आया जी। तो एहतियातन हमने क्या किया, डॉक्सी और वो क्या नाम है, एक डोलो, आइवरमेक्टिन, और ये सुमित ने 4-5 दिन का कोर्स कर लिया। उसको तो एक टाइम बस बुखार आया, उसके बाद उसको कोई सिम्टम नहीं था जी एकदम। और मेरे को ना थोड़ा 2-3 दिन हल्का सा वो हरारत जैसी थी, पर कई बार क्या होता है जब मैं लॉन्ग रन लेता हूँ, कभी सरद गरम या टी शर्ट गीली रह जाती है ना, तो उसके कारण हुआ। तो मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे को कोविड हुआ रहा होगा उस समय, कि वो या तो 30 जैसे लंबा दौड़ा हूँ ना, तो बॉडी रिकवरी कई बार नहीं कर पाती, या उसके कारण कुछ हुआ होगा। ये उस कारण से ही होगा सर, बॉडी रिकवरी ठीक से नहीं हुई होगी, इसलिए फीवर आया होगा। और जो आप हम लोग जो सब लोग गलती करते हैं कि जैसे घर में एक बंदा कोविड आया और अपन दूसरे दिन ही सब लोग टेस्ट करा लेते हैं। आप दूसरे दिन टेस्ट कराएंगे, मेजोरिटी में नहीं भी मिलेगा कोविड आपको। अपने को किसी भी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आने से 5वें दिन से 8वें दिन के बीच में टेस्ट कराना चाहिए जी। आप तुरंत सभी लोग क्या, जिस दिन पॉजिटिव आता है कोई घर का कोई व्यक्ति या जिससे संपर्क में आता है, अपन दूसरे दिन ही जाके टेस्ट करा लेते हैं। तो दूसरे दिन में कभी नहीं मिलेगा, हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिले, मतलब ऐसा रहता है उसमें। सर जी हेलो जी, मैं आपसे छोटा नवीन बोला कर रहा हूँ। मैं ये एक चीज और पूछ रहा था। अब मेरे को जैसे पता चल सकता है कि उस समय मेरे को कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था एंटीबॉडी टेस्ट से, या कि नहीं पता चलेगा? एंटीबॉडी टेस्ट से पता था, एंटीबॉडी आप में अगर डेवलप हुई होगी वो तो पता चल सकता है। लेकिन वो भी अपने को कम से कम 6 हफ्ते बाद कराना चाहिए अपने उसमें। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराना चाहिए। मैं उसके पीछे रीजन भी बता रहा हूँ। रीजन ये है कि अगर आपको ऐसा एंटीबॉडी लेवल मान लीजिए बहुत अच्छा मिला आपको, तो हम ये ह्यूमन नेचर है कि एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छा मिला तो हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, और जो सेफ्टी प्रिकॉशन हम लेते रहते हैं वो लेना बंद कर देते हैं। इसलिए मैं अपने परिचित लोगों को कभी भी एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। इवन मुझे भी एक बार कोविड हुआ, मैं 2 बार वैक्सीनेटेड हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराया, जबकि मुझे तो एवरीथिंग अवेलेबल है, मैं कभी भी घर में बुला करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाता हूँ। सर एक चीज बस लास्ट, हो सकता है मेरे क्वेश्चन से बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। मैंने ना कोवैक्सीन भी लगवा ली है जी, तो कोवैक्सीन भी मेरी एंटीबॉडी डेवलप कर रही होगी? जी जी, वो एंटीबॉडी आपको पता नहीं चलेगा कि वो कोवैक्सीन के कारण है कि इन्फेक्शन के कारण है, ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब तो समय चल रहा है, 2-4 दिन का था,
अब जी क्या जी वो हो क्या गया, करना। खत्म, बात खत्म ठीक होगी। है, खत्म। जी जी ठीक है, Thank you, Navin थैंक यू वेरी मच सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन संयम जैन। संयम प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, लाइन अनम्यूट करिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। सर मैंने वैक्सीन लगवाया है, जैसे वैक्सीनेशन जी के बाद मैं एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहा हूँ सर। मैं जनरली रनिंग तो करता हूँ, बट जिम वगैरह घर में कुछ कुछ डंबल्स हैं तो जिम वगैरह भी अपना करता हूँ। तो ये सर कितने दिन तक अपन ये कर सकते हैं? जानकारी उतनी नहीं थी इसलिए अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहा वैक्सीन के था। बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वैक्सीन ऐसा के है क्या? बाद अच्छा सबसे ज्यादा जो अगर ये दिक्कत होती है वो सिर्फ फीवर का होती है, फीवर की होती है, या जिस साइड जी। पे इंजेक्शन लगा है उस साइड पे पेन होता है। ये दो कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा मिलते हैं। अगर फीवर जी। हुआ हो तो भले आप एक्सरसाइज मत करिए, अगर फीवर अगर नहीं आया है अच्छा तो आप हर एक्टिविटी कर तो सकते हैं। तो कर सकते हैं ना? हाथ में जी जी, पेन था सर एक आध दिन, बस बाकी सब नॉर्मल था, तो ऐसा कोई पेन दिक्कत नहीं अगर है। हुआ है तो थोड़ा सा डंबल वगैरह मत उठाइए, बस बाकी रनिंग कर अच्छा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नेक्स्ट कोई सर, दिक्कत जैसे अभी 28 दिन और ये चल रहा है, जैसे टाइमिंग ड्यूरेशन जो सब बता रहे हैं अलग अलग उसका, मैं 28वें दिन में अगर लगवा लेता हूँ तो उससे भी कोई दिक्कत थोड़ी अभी है ना कोई सर लगाएगा ही वैक्सीन नहीं का? आपको। 28वें दिन में अभी कोई लगाएगा ही नहीं है। अच्छा ऐसा है वो क्या? क्योंकि ऑनलाइन एंट्री होती है ना, आजकल पोर्टल पे ऑनलाइन एंट्री होनी है। तो अगर सर आप एक जी, वो खुलेगा ही नहीं आपका पोर्टल 28 डे पे। अब कहीं ऐसी व्यवस्था है कि मैं लगवा सकता हूँ तो लगवा लूंगा ना तो सर? आपको सर्टिफिकेट नहीं लगवा मिलेगा, सकते फिर आपके लगवाने का वैल्यू क्या रहेगा बाद में किसी। जैसे सर ये परिचित के थ्रू लगवाया था, डायरेक्ट सर्टिफिकेट भी मिल गया था आसपास गांव के एरिया अब से। 28वें दिन वाला फिर नहीं मिलेगा ना। अच्छा ओके सर। वो अच्छा वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा टाइमिंग। ना, तो आपको अच्छा कल को किसी भी काम के लिए मान लीजिए कहीं जा रहे हैं जहां पे जी जी वैक्सीन लगाना कंपलसरी हो, तो वहां पे सर्टिफिकेट के बिना आप कर नहीं पाओगे। जी। और मेरी सलाह है 28वें दिन में मत लगाओ उसको। 3 मंथ्स नहीं का जो लगा, बोला गया है वो 3 मंथ्स पे ही लगाइए उसको। टाइम देते हैं उसमें ना जी। हाँ टाइम एक देके लास्ट लगाइए। सवाल सर ये था कि जैसे जी रनिंग तो करता हूँ सर, बहुत हैबिट नहीं है रनिंग की जिम जी वगैरह से, और बाकी सर जैसे गेम्स कर रहे हैं, जैसे बैडमिंटन खेल रहा हूँ अभी, बैडमिंटन चालू था जब तक स्टेडियम तो खेल रहा था, तो उसके जी। साथ साथ अपने को रनिंग भी करना ही चाहिए कि बैडमिंटन में ही जैसे काफी रनिंग वाले वो होता आपकी ही है कैपेसिटी के एक्सरसाइज तो? वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप दोनों चीजें अच्छा संभाल पा रहे हैं तो बिल्कुल करिए। अगर अच्छा आप जितना जी। ज्यादा आप कर सकते हो आपकी उसके ऊपर है ना। अच्छा मैं रनिंग को ही ध्यान में रखते हुए मतलब बैडमिंटन वो किया था, बैडमिंटन में जी रनिंग आ ही रहा है, मतलब वैसा सोच बेसिकली के। दोनों कार्डियो एक्टिविटी है, आप दोनों में से जी जितना आपका कैपेसिटी हो आप उतना करिए। जी कर जी सकते जी जी। जी ठीक, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संयम। सभी से जी रिक्वेस्ट भी है कि कोविड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें। मतलब रनिंग ओके। से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, बाद में क्या बहुत सारे लोगों को अच्छा क्वेश्चन पूछना है। ठीक ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक चोपड़ा, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए लाइन। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भी। सर एक्चुअली आपने कहा था कि जैसे काढ़ा काढ़ा नहीं ले सकते मॉर्निंग उठने के बाद डायरेक्टली। तो सर जैसे कोई भी चीज को बॉईल कर रहे हैं अपन, जैसे मेथी है, हम्म मेथी को बॉईल कर दिया तो काढ़ा ही हो गया वो, जी राइट। तो जैसे मेरी मम्मी को ना कोविड आया जनवरी में, तो डायबिटिक आ गया, शो किया उनको। जी एंड देन उनको जैसे कुछ रिकमेंडेशन आते हैं ना नेचुरोपैथी, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया ये बॉईल करके मेथी का। एंड देन करेला जूस ये जो भी पीते हैं वो, तो वो स्टार्टिंग में पिए ही नहीं ये सब। जैसे मिड डे स्नैक में लेना चाहिए इसे। बेसिकली मैं खाली पेट के लिए मना कर रहा हूँ। आप हाँ अगर कुछ खा के लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली पेट होने से एक तो एसिडिटी होने की संभावना ज्यादा रहती है, और हमने कई ऐसे केस देखे हैं जो काढ़ा पीने के कारण से उनको अल्सर डेवलप हुआ है। खाली पेट में खाली पेट में भर मत लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उस काढ़े में। सर वो काढ़ा ये काढ़ा ही कहलाएगा ना सर, ये मेथी के जो भी लाइक जी 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 जो सारी जी जी जो भी चीजें बॉईल किया हुआ वो सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ, वो काढ़ा ही कहलाएगा। जी। जी तो जूसेस जूसेस भी इनफेक्ट आपने कहा जैसे लेमन जूस पीना है नहीं, मॉर्निंग जूस पे। अलग चीज है। हाँ मतलब लेमन जूस वो अलग चीज हो जाती है, और नॉर्मल फ्रूट जूसेस अलग हो जाते हैं। ये हाँ मेथी वगैरह जो आते हैं इनके जो माइक्रो इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ज्यादा, अब साधारण भाषा में बोलूं तो ज्यादा ज्यादा तेज होते हैं, और इसमें थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना ज्यादा रहती है अगर आप खाली पेट में लेते हैं तो। ठीक है सर,
Okay, fine. Thank you. Thank you, Pratik. Next question from Neeraj Kotadia. Neeraj, please unmute your line. हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ नीरज भाई, कैसे हैं सर? बस बढ़िया। सर एक आपका आपने बताया था कि प्रोटीन आप ले सकते हैं आफ्टर कोविड, जी तो क्या प्रोटीन में हम प्रोटीन पाउडर वगैरह भी ले सकते हैं अननेचुरल, मतलब जैसे नेचुरल तो आपने बताया कि ये सब बाकी सब चीजें। आप अननेचुरल वाला क्यों लेना चाहते? लेना नहीं चाहता, बट कभी कभार ले लो तो नॉर्मल प्रोटीन थोड़ा सा जो है, डाइट वाला प्रोटीन ज्यादा अच्छा रहता है। अगर जी। अपने को एकदम ही वो है तो आप वे प्रोटीन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी वे प्रोटीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा अपने को बेसिकली प्रोटीन की क्वांटिटी ठीक करनी है, जैसे 1 ग्राम पर केजी अपन बोलते हैं। वो जी। अगर हमको डाइटरी फूड से नहीं मिल रही है तो आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप डाइट वाला लें, सप्लीमेंट ना लें। डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा। सप्लीमेंट लेने से कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। नीरज, thank you, Neeraj. Next question from Neeraj Hariharno. Neeraj, please unmute your line. गुड इवनिंग सर, मुझे तो आपसे हाँ, good सजेशन evening. चाहिए। हाँ आप ये बताइए, अभी वैक्सीन में सबसे बेस्ट वैक्सीन कौन सी रहेगी लगाने के लिए? अभी तो नीरज भाई जो अवेलेबल हो आपको वो लगवा लीजिए। अब बेस्ट के चक्कर में मत पड़िए। बेस्ट तो अभी अगर परसेंट वाइज उसके प्रोटेक्शन का परसेंट वाइज बोलेंगे तो कोविशील्ड से 70% प्रोटेक्शन है, कोवैक्सीन से 80% है और स्पुतनिक से 90% है। लेकिन अब स्पुतनिक अभी अपने अवेलेबल नहीं है, कोवैक्सीन भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो सबसे इजीली अवेलेबल है उसको लगाइए। 70% प्रोटेक्शन भी कम नहीं होता है। जी सर, जी थैंक यू सर। ओके, Thank you, Neeraj. Next question from Shalu Bagga Bhabhi. Bhabhi, please unmute your line. सर गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग। मुझे 2 डाउट्स हैं। जी। जैसे अभी किसी कोई पॉजिटिव होता है अगर अपने घर में, तो पहला तो जैसे नवीन भैया ने बोला कि सभी लोग टेस्ट कराते हैं। अगर जी। सिम्टम्स नहीं है तो भी लोग टेस्ट कराते हैं। नहीं तो आजकल मैंने ये भी बहुत सारे लोगों के घर पे सुना है कि आप जो मेडिसिन चल रही है, आप 4 डेज के लिए वो मेडिसिन ले लीजिए विदाउट एनी टेस्टिंग। वो कोई भी टेस्ट नहीं कराते हैं। और वो क्या वो चीज सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये बिना टेस्ट किए उन मेडिसिन को लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बेसिकली लोग टेस्ट कराने से इसलिए डरते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो मुझे 14 दिन आइसोलेट होकर रहना पड़ेगा। इसीलिए वो आइसोलेशन से बचने के लिए वो मेडिसिन खा लेते हैं और ये नहीं सोचते कि उन मेडिसिन से हमको साइड इफेक्ट भी कुछ हो सकता है। ये वो कोई नहीं सोचते हैं जी। तो तो अगर इसलिए सर घर में बिना कोई टेस्ट किए वो पॉजिटिव मेडिसिन तो है लेना अगर, नहीं चाहिए। जी हाँ जी, लेकिन अगर घर का कोई मेंबर पॉजिटिव है और बाकी लोगों को सिम्टम्स नहीं है, तो क्या उनको टेस्ट कराने चाहिए? टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन 5वें से 8वें दिन के बीच में, बिल्कुल सेकेंड डे पे नहीं कराना चाहिए। ओके सर। सर मेरा मतलब सेकंड क्वेश्चन ये था। क्योंकि हम एसिम्टोमेटिक कैरियर भी हो सकते हैं। तो अगर हम उसके टेस्ट में पकड़ में आया तो कम से कम हम आइसोलेट होंगे तो दूसरों को नहीं फैलाएंगे। आपके में सिम्टम नहीं है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है आप एसिम्टोमेटिक कैरियर हो, इसीलिए टेस्ट करवा लेना चाहिए। ओके ओके। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी ये है कि 3rd वेव है, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्म है। तो इस डर से बच्चों को हम कहीं ले जा नहीं रहे हैं, बच्चे बेचारे घर पे रहे, तो जैसा इम्यूनिटी हम अपना बूस्ट कर रहे हैं विद एक्सरसाइज, तो क्या हमको आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों को करानी चाहिए? मैडम, आप बच्चों को भी आउटडोर एक्टिविटी सब करा सकते हैं। बेसिक 3 चीजें हैं जो हमको फॉलो करना चाहिए। उसको शॉर्ट फॉर्म में SMS हम बोलते हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अगर ये 3 चीज आप फॉलो कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये 3 चीजें फॉलो करना है, इसीलिए कई बार ऐसा सोशल होता है डिस्टेंस। बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है। तो ग्रुप देखिए, मास्क बच्चा पहन लेगा, हैंड वॉश कंटिन्यूस कर लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम आता है डिस्टेंस मेंटेन करने वाला।
वो हम जी। कहीं भी बाहर ले जाते हैं, अगर वो डिस्टेंस मेंटेन कर पाए तो फिर कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं, पर वो डिस्टेंस मेंटेन करना वाला इशू रहता है। जी। और कोई सर ऐसा कि उनको कोई इम्यूनिटी बूस्टर या कुछ हमको देना चाहिए, कुछ सप्लीमेंट्स? आज तक ऐसा कोई प्रोटेक्शन के लिए ना कोई मेडिसिन आई है, ना ऐसा कोई फूड आया है जिससे हम उसको दे के अपन उसको प्रिवेंट हो सके उससे। ऐसा कोई प्रिवेंटिव कोई मेडिसिन नहीं है। जी। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेसिक जो है अच्छा भोजन और अच्छी एक्सरसाइज, ये 2 चीज जरूरी है बस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर लगभग सभी लोग क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, थैंक यू। तो फिर सेशन एंड करें सर यही। मेरा क्वेश्चन है, एक है इधर क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ है, व्हाट इफ शुगर लेवल इज नॉट कांस्टेंट इवन आफ्टर 1 मंथ ऑफ कोविड एंड आल्सो वेट, ये देवांशी डीवी, ये इनका क्वेश्चन है। देवांशी एक्चुअल में इन्होंने हैंड रेज नहीं किया, ऐसे पता नहीं चल रहा है। नहीं, ये चैट बॉक्स में इन्होंने क्वेश्चन डाला था। जी जी सर, मैं हाँ, हाँ। प्रीति वैष्णव। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मैंने क्वेश्चन डाला था जी। तो इसमें शुगर कांस्टेंट नहीं है का क्या मतलब है? अगर शुगर बढ़ा हुआ है कि कम है, क्या है? सर जैसे ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, उसके थोड़ी देर बाद शुगर लेवल बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और जैसे 2-3 घंटा फिर जैसे कुछ नहीं लिए तो अचानक से फिर लो हो जाता है। बेसिकली आपको शुगर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और आपको डायबिटीज है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। जी सर, है ना। हाँ, तो फिर डायबिटीज के लिए आपको इंसुलिन से कंट्रोल करिए अभी। ओके सर। और जो टेबलेट दिए हैं सर, उसको लेते हैं ब्रेकफास्ट के समय? तो इसका मतलब वो टेबलेट जो है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको दवाई थोड़ा चेंज करानी पड़ेगी। जी सर। और सर ये कोविड के बाद से सर वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है, तो उसका कुछ कारण है कि? ना, वो पोस्ट कोविड हम लोगों ने भी देखा है कि कोविड के दौरान लोगों का वेट कम होता है और कोविड के बाद वेट बढ़ता है, ये हम लोगों ने बहुत देखा है। जी जी। ये मोस्ट प्रोबेबली स्टेरॉइड के कारण हो रहा है, जो स्टेरॉइड यूज करते हैं उस कारण से वेट गेन हो रहा है। ये कुछ दिनों के बाद आप अगर नॉर्मल एक्सरसाइज चालू करेंगे और नॉर्मल फूड करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। सर स्टेरॉइड तो नहीं मिला है सर, मैं घर में ही होम आइसोलेट थी, तो स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं लगा है मुझे। तो आपका एक्चुअली वो 14 दिन में पूरा वर्कआउट भी कम हो गया होगा ना, वर्कआउट पता बंद हो गया होगा, कुछ एक्सरसाइज जो भी करते होंगे, है ना जी। तो वो धीरे से एक्सरसाइज के बाद आ जाएगा, आप थोड़ा सा डाइट और एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। और भी किसी को क्वेश्चन कोई पूछना हो? मेरे को क्वेश्चन करना है। हाँ राजू भैया पूछिए, पूछिए पूछिए राजू भैया। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कैसे हैं सर? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ये बताइए, ये एक्चुअली देखो 1.5 साल से तो बच रहा हूँ मैं, अभी तक तो नहीं हुआ कोविड। मेरा एक ही क्वेश्चन, मैं हमेशा मास्क लगाता हूँ, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट फ्यूचर में? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। लोग बोलते हैं इससे फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लगा रहा हूँ ना, सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट होएगा आपको। तो मास्क लगाना सुनिए ना, एक साइड इफेक्ट होगा। मास्क वाला जो मास्क जितने एरिया में मास्क है वो गोरा हो जाएगा, बाकी जगह काला रहेगा। और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। मुरली भैया? हाँ भैया। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो गए क्वेश्चन आंसर्स पूरे। हाँ सभी हो गए लगभग। सर का भी एक्चुअल में ओपीडी ज्वाइन, सर को जानना रहता है यूनाइटेड। हाँ हाँ, तो मुरली भैया को थैंक्स आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए। और मुरली भैया आप एक थैंक्स नोट बोल के सेशन क्लोज करो ना। हेलो यानी सर बहुत बहुत
धन्यवाद आपका, जो आपने इतना समय क्लब के लिए दिया, राजनांदगांव रनर्स के लिए दिया। बहुत लोगों को बहुत ही था आज का सेशन, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हुए, उनके जवाब से भी बाकी लोगों को भी हेल्प होगी। वंस अगेन very very thank you to Jethani sir and everyone who joined the session. Thank you very much. सॉरी मुरली भैया, एक मिनट सर, आपका ना एक सेशन और करेंगे कभी डाइट पे। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका डाइट का सेशन, खासकर ब्रोकोली वाला। तो अपन रनर्स के रनिंग के हिसाब से करेंगे, अभी कोविड के हिसाब से था, इसलिए मैं बीच में कुछ भी नहीं बोला। जरूर थैंक। ये अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे डाइट प्लान भेजने का, वो भी मैं भेज दूंगा। ठीक है सर। में अतुल भैया का क्वेश्चन है कि तो मैं कर दूंगा उसको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you very much. थैंक यू। ओके सर, बाय। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मुरली भैया। थैंक यू भाई। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। ऐसा लग रहा है स्क्रीन